सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता बंधु, 28 लाख पॉलिसी धारक सहित लाखों कर्मियों व अधिकारियों, विशेष करके मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों के लिए संघर्ष के नाम पर जाना जाता है। हम सदैव संविधान और कानून के दायरे में अभिकर्ताओं का हित, पॉलिसी धारकों का हित कैसे संरक्षित होगा, लगातार हम सभी प्रयासरत रहे हैं। और यह रिकॉर्ड है कि 2 दशकों के संघर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर सभी के हितों को संरक्षित करने वाले संगठन का यह रिकॉर्ड है कि कभी न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ। मैं सभी बंधुओं को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा संघर्ष का दौर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर उच्च क्लब सदस्य, अध्यक्ष क्लब के सदस्य रहते हुए, चेयरमैन क्लब मेंबर रहते हुए, ये सारी गतिविधियों को मैंने संचालित किया और बड़ी ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ जीएसटी कर कानून को लेकर के स्टेप 17 के अंतर्गत मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जीएसटी कर कानून समाप्त होने के पश्चात सारे संगठन के लोग क्रेडिट लेना शुरू कर दिए, चाहे वो किसी भी संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग हों। आज मैं कहना चाहूँगा कि अगर नेतृत्व के पास ये दम है और सच्चाई है कि जीएसटी कर कानून को लेकर के संघर्ष किया है, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मैं स्टेप बाय स्टेप विथ प्रमाण, क्योंकि मैं गलत बिल्कुल नहीं बोलता, मेरा प्रयास रहता है मानवीय गलती को छोड़ करके मुझसे कोई गलती ना हो, इसके लिए निरंतर मैं प्रयासरत रहता हूँ। अगर कोई भी चर्चा में करता हूँ तो प्रमाणित आधार पर करता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति की प्रबलता प्रामाणिकता के साथ होती है। तो आज मैं जीएसटी कर कानून को लेकर के संघर्ष का जो प्रयास हमारा था, वो सभी प्रयास आपके बीच में शेयर करूँगा। आपको जज करना है कि जीएसटी कर कानून को लेकर के किस संगठन ने संघर्ष किया कि आज पॉलिसी धारकों को करोड़ों करोड़ों रुपए फायदे हुए। भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय में सुधार हुआ, अभिकर्ताओं के अभिकरण के कार्यों में कहीं न कहीं से इसका लाभ मिला। ये संगठन है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2013 से भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर सर्विस टैक्स लगाने की चर्चाएं बड़ी ही प्रबल तरीके से सुर्खियों में थी। पेपर मीडिया के माध्यम से हम सब ने जाना, कारण कि इसे अनुचित बताते हुए संगठन ने पूरी तैयारी के साथ 23 सितंबर 2013 को एक विशाल जुलूस निकालते हुए अभिकर्ता कम्युनिटी के साथ अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को ज्ञापन दिया, मार्फत वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारत सरकार को भेजने हेतु, वित्त मंत्री को भेजने हेतु कि इंश्योरेंस सेक्टर पर सर्विस टैक्स कहीं से भी एलिजिबल नहीं है, यह लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, जैसा कि मोटी चमड़ी का प्रबंधन होता है, सरकार के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। परिणाम यह हुआ कि 13-14 में सर्विस टैक्स लगा दिया गया। सर्विस टैक्स लगाने के बाद संगठन ने अपने आंदोलन को निरंतर जारी रखा, उसका स्वरूप बदलते हुए सामाजिक बहिष्कार के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में, अनशन के रूप में, कला दिवस के रूप में, जन जागरूकता अभियान के रूप में। और यह अभियान चलाते हुए
जब सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे। जब सरकार परिवर्तित हो गई और 2014 में भाजपा की सरकार आई और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, तो संगठन ने बड़ी ही प्रबलता से अपनी आवाज़ को उठाते हुए प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंतर्गत एक प्रबल प्रयास करते हुए जुलूस निकाल करके 9/3/2015 को भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा और सर्विस टैक्स की वापसी की मांग किया, क्योंकि सरकार बदल गई थी। तत्पश्चात 10 अप्रैल 2015 को पुनः रिमाइंडर दिया गया भारत सरकार को, लेकिन इसके बावजूद भी 1 जुलाई 2015 को सर्विस टैक्स को समाप्त करते हुए जीएसटी कर कानून लगाने का कार्य किया भारत सरकार ने, यानी भाजपा की सरकार ने। संगठन अपनी आवाज़ को प्रबलता से उठाते हुए सर्विस टैक्स के मैटर को समाप्त होते ही जीएसटी कर कानून को प्रबलता से लेते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद किया और पुनः भारत सरकार से ये मांग किया, मार्फत जिला अधिकारी वाराणसी के माध्यम से जुलूस निकाल करके ज्ञापन दिया दिनांक 22/8/2016 को। स्टेप बाय स्टेप ये गतिविधियां चलती रही। 22/8/2016 को ज्ञापन के साथ ही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय से ये जानकारी हासिल किया कि उक्त संदर्भ में सरकार की सोच क्या है। आप जानते हैं, दिनांक 15/12/2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संगठन को जवाब मिला और वो सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि आपका मैटर, आपकी मांग सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रेषित है और जैसे ही निर्णय होगा आपको सूचित किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये रहा ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का स्टेप बाय स्टेप प्रयास। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20/9/2017 को पुनः हम सभी ने ज्ञापन दिया। 29/10/2017 को जिला अधिकारी महोदय के मार्फत से स्मृति पत्र दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह लगातार संघर्ष चलता रहा। हमारे जाबाज साथी ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन की पूरी शक्ति के साथ जीएसटी कर कानून ही नहीं, समय समय पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुए बदलाव को लेकर के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते रहे। जैसे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2002-03 में 16 जुलाई 2003 को प्रेषित चार्टर ऑफ डिमांड का मुद्दा सर्वप्रथम पहली पंक्ति का मुद्दा हुआ करता था, जिसके अंतर्गत संगठन ने ये डिमांड किया था कि हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि एक वेतनभोगी कर्मचारी को मिलता है, जिसे हम जानते हैं 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड के रूप में। इसी दरमियान भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह निर्णय लिया कि 5 साल पुनर्चलन की पॉलिसियों का पुनर्चलन की प्रक्रिया मात्र 2 साल होगी। यानी 2 साल से ऊपर की अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसका पुनर्चलन नहीं हो पाएगा।
जिसका संगठन ने प्रबल विरोध करते हुए अपने एजेंडे में सम्मिलित करके जीएसटी कर कानून के साथ इसे भी आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6/9/2018 को अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम सहित प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं वित्त मंत्री भारत सरकार को पत्र देते हुए यह मांग किया कि 5 अगस्त 2018 तक 4 अगस्त 2018 तक अगर संगठन की मांगें पूरी नहीं होती है तो संगठन आंदोलन के रास्ते पर होगा। आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, लेकिन किसी भी असामान्य स्थिति के लिए जिम्मेदार हमारा प्रबंधन सहित सरकार होगी। मेरे दोस्तों, यह आंदोलन आरंभ हुआ क्योंकि मांगें नहीं मानी गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निरंतर यह आंदोलन 10 दिनों तक चला, यानी 5 अक्टूबर 2018 से आरंभ होकर के और 15 अक्टूबर 2018 तक चला। उस दरमियान वाराणसी मंडल उत्तर मध्य क्षेत्र स्थित मंडल कार्यालय पर लगातार धरने चले, प्रदर्शन हुआ, अनशन हुआ। 3 दिन तक मैंने उपवास किया। लगातार प्रबंधन की पूरी कोशिश थी कि आंदोलन को तोड़ दिया जाए। प्रबंधन ने प्रशासन का पूरा सहयोग लिया। रात्रि को 11 बजे प्रशासन ने दबाव बनाया, लेकिन प्रशासन को समझाने में पूरी तरह से संगठन सक्षम था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आंदोलन हमें करने का अधिकार है। ये डिमांड हमारी आज से नहीं, 2002-3 के चार्टर ऑफ डिमांड के साथ साथ 2004 से लगातार आंदोलन किसी न किसी रूप में चल रहा है। ये तानाशाह प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। तो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत यह आंदोलनात्मक कार्रवाई चल रही है। इसमें पॉलिसी धारक का इंटरेस्ट है, संस्था का इंटरेस्ट है, अभिकर्ताओं का इंटरेस्ट है, सभी का इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है। प्रशासन संतुष्ट हुआ। अधिकारियों को, भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए प्रशासन वापस गया। संगठन का आंदोलन चलता रहा। 3 दिन तक मैंने उपवास किया। प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रेंगा। मेरे दोस्तों, यह लड़ाई आगे बढ़ाने के साथ दिनांक 15/10/2018 को ज्ञापन देते हुए आगे आंदोलन की रणनीति जारी रहेगी, इसकी सूचना के साथ आंदोलन की प्रक्रियाएं चेंज हुई। जन जागरूकता अभियान चलता रहा। ये लगातार निरंतर चलता रहा। तब तक 2019 का वक्त आ गया और 12/4/2019 तक ये आंदोलन अनवरत जारी था। 28/6/2019 को पुनः ज्ञापन दिया गया। तत्पश्चात 22/6/2019 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पुनः कृत कार्रवाई की सूचना मांगी गई। 20/8/2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सूचना प्राप्त हुई और संगठन को सूचित किया गया कि अनवरत इस पर विचार जारी है। 1 फरवरी 2020 को प्रेषित बजट में वित्त मंत्री भारत सरकार ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का
कुछ शेयर बेचा जाएगा। संगठन ने पुरजोर विरोध करते हुए, धरना देते हुए ज्ञापन दिया वित्त मंत्री भारत सरकार को कि भारतीय जीवन बीमा निगम का शेयर बेचने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम घाटे की संस्था नहीं रही है, हमेशा मुनाफे की संस्था रही है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों को बेचना कहीं से उचित नहीं है, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए ज्ञापन देने के पश्चात भारत सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया और 3.5% शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम का बेच दिया गया विनिवेश के रूप में, जो कि संगठन कहीं से भी इसे उचित नहीं मानता। भारतीय जीवन बीमा निगम को पूरी तरह से सरकारी स्वरूपों से किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकारी संस्थाओं का संरक्षण सरकार नहीं कर पाती है तो सरकार को अपनी गतिविधियों पर पुनः विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं का संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपनी नीतियों पर विचार करने की जरूरत है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता से इस विषय को रखा। तत्पश्चात लगातार प्रयास आंदोलन चलते रहे। 11 सितंबर 2020 को संगठन के कुछ साथियों को लेकर के प्रबंधन से टकराव हुआ। वो टकराव की स्थिति जानबूझकर के प्रबंधन ने पैदा किया, जिसकी शिकायत अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम से संगठन ने किया तथा उन अधिकारियों पर, मंडल स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिन्होंने कि संविधान को नज़रअंदाज करते हुए, कानून को नज़रअंदाज करते हुए, नियमों की अवहेलना करते हुए कृत कार्रवाई किया था। मेरे दोस्तों, इस संघर्ष को निरंतर हम लोग आगे बढ़ाते गए। लगातार 26/3/2021 को जो टकराव की स्थिति थी, इसकी समस्त सूचनाएं केंद्रीय कार्यालय को दी गई। ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रही। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी दरमियान कोरोना जैसी महामारी आई। कोरोना जैसी महामारी को भी संगठन ने साथ किया और अपने एजेंडे में जोड़ते हुए केंद्रीय कार्यालय को लिखा, अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को लिखा कि अभिकर्ताओं को 50,000 रुपया सहायतार्थ मिलना चाहिए जो रिफंडेबल ना हो। उस बात को प्रबंधन ने तो मांगा, लेकिन ये सच्चाई है कि कर्ज के तौर पर दिया, बिना ब्याज का दिया, उसे वापस करना पड़ा अभिकर्ताओं को, जो कि अभिकर्ताओं के साथ ये जस्टिस संगठन नहीं मानता। मेरे दोस्तों, यह लड़ाई निरंतर चलती रही। अंततः परिणाम ये हुआ कि जीएसटी कर कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का संघर्ष निरंतर इतना दबाव डाला कि सरकार को सोचने के लिए विवश करना पड़ा, विवश होना पड़ा। अब मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डेटा मैंने शार्ट करने का प्रयास किया है, संघर्ष तो 2 दशकों का है। अगर मैं एक साथ उसका वर्णन करने लगूं तो ये सच्चाई है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको इतनी से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अगर जाना जाता है तो संघर्ष के नाम पर, चाहे एफडीआई का मुद्दा हो, विनिवेश का मुद्दा हो, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुए बदलाव का मुद्दा हो, जिससे कि पॉलिसी धारक, अभिकर्ता और संस्था प्रभावित होती हो, चाहे वो पॉलिसी के पुनर्चलन की प्रक्रिया हो, कोरोना एडवांस की प्रक्रिया हो, साथ ही
विनिवेश का मुद्दा हो। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने सदैव अपने पक्ष को रखते हुए, सच्चाई को सामने रखते हुए, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही प्रबलता के साथ अपने पक्ष को रखा है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। अब आपको विचार करना है कि संगठनात्मक औचित्य होता क्या है, संगठन का नेतृत्व करने वाले लोगों का नैतिक धर्म और उनका दायित्व क्या होता है, क्या वो निर्वहन करते हैं? अगर नहीं निर्वहन करते हैं तो नेतृत्व करने का मतलब क्या रह गया? हमें विचार करना चाहिए और पूरी शक्ति के साथ संस्था पॉलिसी धारक के हितों को नज़रअंदाज करते हुए कार्य करने वाले, चाहे सरकार के कदम हो और चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम के कदम हो, उसे रोकने के लिए अभिकर्ता संगठन को आगे आना चाहिए। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक सजग प्रहरी के साथ पैनी नज़र रखता है और संघर्ष के लिए अग्रसर रहता है। टकराव की स्थिति पैदा करना संगठन का उद्देश्य नहीं होता। संगठन का उद्देश्य रहता है सकारात्मक सोच के अंतर्गत, नेगोशिएशन के अंतर्गत समाधान की। लेकिन तनाशाह प्रबंधन विवश कर देता है, तो लड़ाई के मैदान में लोकतांत्रिक तरीके से आना पड़ता है और अपनी बात को रखनी पड़ती है। ये तनाशाह प्रबंधन ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कि माना है, लेकिन अड़ियल रवैया अपनाते हुए संगठन को क्रेडिट न दे करके खुद क्रेडिट लेना चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2010 की घटना है। मैंने केंद्रीय कार्यालय से ये जानना चाहता, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज किया जाता है। एमडी का जवाब ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया गया। इसके बावजूद भी प्रबंधन को संगठन के गतिविधियों को इग्नोर करना, संगठन के लोगों से सार्थक बातें न करना, यह अड़ियल रवैया का दूतक नहीं तो और क्या है। संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त, विधि द्वारा पंजीकृत संगठन को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? संगठन न्यूसेंस क्रिएट करता है, संगठन संविधान कानून को इग्नोर करके चलता है, तो नज़रअंदाज करने की बात तो समझ में आती है। लेकिन सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अगर सभी के हितों के रक्षार्थ प्रयास करता है तो निश्चित रूप से संगठन को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करते हुए इसके बातों को सुनना ये नैतिक धर्म ही नहीं, कर्तव्य है भारतीय जीवन बीमा निगम के उच्च प्रबंधन का। इस पर प्रबलता से विचार करें, हम सभी मिलकर के एक बेहतर भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। हमें उन बुराइयों पर मिलकर के प्रहार करने की ज़रूरत है, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा क्रिएट हो, कर्मचारियों द्वारा क्रिएट हो, या नामी बेनामी अभिकर्ताओं द्वारा क्रिएट हो। हमें इस पर विचार करना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। अब आप सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा कि जीएसटी कर कानून के समाप्त कराने के पीछे किस संगठन का कितना संघर्ष रहा। आप भी कहिए, अन्य संगठन के प्रतिनिधि भी अपने पक्ष को रखें प्रबलता से और उस पर विचार करें, और जो नेतृत्व संघर्ष करता है उसे आप सहयोग करें, उसे स्वीकार करें। धन्यवाद।